हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे विधायिका। तो देखते हैं विधायिका चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधायिका की आवश्यकता, संसद के दोनों सदन, संसद के कार्य, कानून निर्माण, संसद की समितियां और कार्यपालिका पे जो संसद कैसे नियंत्रण करती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विधायिका है क्या। देखिए, विधायिका जो है संघ में कि विधायिका को ही संसद कहा जाता है, यानी कि जो संसद है उसी को हम विधायिका कहते हैं। इस विधायिका में या इस संसद में राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा कि संसद के ना 3 अंग माने जाते हैं। एक राष्ट्रपति होता है जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, एक लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। ये संसद के 3 अंग माने जाते हैं। तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका से संबंधित है और लोकसभा और राज्यसभा जो है वो विधायिका से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। देखिए, मैं संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो 2 सदन होते हैं इसे राज्य परिषद कहते हैं, जिसमें हम राज्यसभा, और जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा को जनता का सदन या निचला सदन भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो चुनाव होता है लोकसभा में वो प्रत्यक्ष पद्धति से होता है, यानी कि प्रत्यक्ष मेथड से। और राज्यसभा को ऊंचा सदन कहा जाता है या राज्य का परिषद कहा जाता है। और यहाँ पे जो चुनाव होता है, यहाँ पे जो मेंबर चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष मेथड से चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन 2 के बारे में। अब देख लेते हैं संसद। ये हो गया लोकसभा जिन्हें हम निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा जिन्हें हम उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा में जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप सांसद का चुनाव करते हैं, जनता यहाँ पे डायरेक्ट क्या करती है, वोट डालती है और वो अपना सांसद चुनती है। और सांसद जो है वो आपको संसद में बैठती है और संसद में, लोकसभा में ये बैठती है। लेकिन राज्यसभा में निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। अब देखिए, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता क्या है। देखिए, आप स्टेट में वोट डालते हैं विधायक के लिए, आपने विधायक को चुना, जनता ने, मान लेते हैं जनता ने विधायक को चुना। अब यहाँ पे तो जो इलेक्शन हुआ है वो आपने डायरेक्ट चुनाव डाला, डायरेक्ट वोट डाला, तो इसे कहेंगे प्रत्यक्ष। लेकिन बाद में क्या करेंगे, विधायक जो है वो राज्यसभा के सदस्य को चुनेंगे, तो राज्यसभा के मेंबर को वो चुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपकी जो भागीदारी वो नहीं है, वो यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि, तो जनता के प्रतिनिधि कौन हो गए, विधायक। तो जनता के प्रतिनिधि ने राज्यसभा के संसद को चुना है, तो राज्यसभा के सदस्य को जनता के प्रतिनिधि ने चुना है। तो इस मेथड के चुनाव को कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब देख लेते हैं सरकार के 3 अंग। इन 3 अंगों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, जो आज हम पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा वो चैप्टर देख सकते हैं। कार्यपालिका का काम है जो विधायिका कानून बनाती है उस कानून का क्रियान्वयन करना है, यानी कि उस कानून को लागू करना है। इसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है यह देखना कि कानून का निर्माण या कानून का क्रियान्वयन किस तरीके से होता है, यानी कि वो न्याय अधीन निर्णय देने की स्थिति में होती है। न्यायपालिका के बारे में हम अगले चैप्टर में भरपूर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो चलिए विधायिका के बारे में देखते हैं। देखिए, विधायिका का चुनाव जो है जनता द्वारा होता है, और यहाँ पे जनता है तो प्रत्यक्ष भी चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष भी होगा। इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है, और इसके मंच पे बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग, ये सभी प्रक्रियाएं इसे जीवंत बनाए रखती है। इसमें विरोध भी होता है, बहस भी होता है कानून बनाने के निर्माण में, प्रदर्शन भी होता है कानून बनाने के निर्माण में, बहिर्गमन भी होता है, सब सर्वसम्मति से फैसला भी लिया जाता है, सहयोग भी किया जाता है। यही प्रक्रिया इस चीज को जीवंत बना के रखती है। अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदन के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता है। यही हमने पढ़ा है कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये है, और ये जो है आर्टिकल 76 इस चीज को अंकित करता है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 52 जो है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 63 जो है उपराष्ट्रपति को, और आर्टिकल 74 जो है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। और यही मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है ये प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 79, आर्टिकल 80
और आर्टिकल 81। आर्टिकल 79 जो है संसद की बात करता है, आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की बात करता है, और आर्टिकल 81 जो है वो आपको लोकसभा की बात करता है। तो ये आर्टिकल्स भी याद रखिएगा। तो इसका एक ट्रिक बना लीजिए, वो ट्रिक है सरला। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा 79, 80, 81 सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो ये राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में उसके बारे में। देखिए द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ है समाज के सभी वर्गों और देश के दूसरे क्षेत्रों या सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। देखिए हमारे भारत में जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ये भारत का जितना भी क्षेत्र है उसको संपूर्ण प्रतिनिधित्व दे सके। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि मान लीजिए कि कोई निर्णय संसद के एक सदन से लिया गया तो वो दूसरे सदन में भी इस पर पुनर्विचार होगा। तो ये फायदा भी है और ये कभी कभी नुकसान भी हो जाता है कि कभी कभी किसी निर्णय लेने में ज़्यादा लेट लग जाता है। तो ये फायदा के तौर पे ही हम देखेंगे कि प्रत्येक निर्णय एक दूसरे सदन में पुनर्विचार के लिए उपलब्ध रहता है, और जब तक दोनों सदन न पास करे किसी निर्णय को या किसी बिल को या किसी विधेयक को तब तक वो पास नहीं होगा। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को हम ऊपरी सदन कहते हैं। इसमें अधिकतम संख्या 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी जो टोटल संख्या है वो है 245, जिसमें से 233 राज्यों के द्वारा चुन के आते हैं अप्रत्यक्ष मेथड से, और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मेथड से होता है, जिसके बारे में हमने बात किया था। अगर हम राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो वो होता है 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य चुन के आते हैं। यानी कि मान लेते हैं मोटा मोटी 245 सदस्य है, तो मान लेते हैं कि 82 सदस्यों की जो है नियुक्ति जो है प्रत्येक 2 साल के बाद होती है। यानी कि ये जो राज्यसभा है ये कभी भंग ही नहीं होता है, ये हमेशा चलता ही रहता है। लोकसभा देखिएगा हर एक 5 साल में या 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्यों को, ये जो सदस्य होते हैं वो साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में, खेल में ये विशेषज्ञ हो या प्रसिद्ध हो, यही सदस्य इन 12 में राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के द्वितीय सदन में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या के हिसाब से लिया गया है कि मान लीजिए जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उसे ज़्यादा सीटें दी गई है और जिसकी जनसंख्या कम है उन्हें कम सीटें दी गई है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में मान लीजिए 50 स्टेट है, मान लेते हैं क्या है ये 50 स्टेट ही है, तो प्रत्येक स्टेट को 2 सदस्य दिए गए। ठीक है, प्रत्येक स्टेट को। अगर कहीं पे 2 करोड़ की भी जनसंख्या है तो 2 सीट है, और कहीं पे 2 लाख की भी जनसंख्या है तो वहाँ पे 2 सीटें दी गई है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर यूपी के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उसे सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें दी गई है। लोकसभा तो जनसंख्या के अनुपात में ही है, लेकिन राज्यसभा में भी सीटों का जो बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पे ही रखा गया है, जो अमेरिका की द्वितीय सीनेट से अलग बनाता है इस चीज़ को। अगर हम राज्यसभा के में सदस्य बनने की योग्यता की बात करें तो सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो और उसकी जो आयु है कम से कम 30 वर्ष हो, और इसका जो निर्वाचन है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। अब देख लेते हैं कि ये निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता क्या है। देखिए मान लेते हैं, देखिए सबसे पहले जो ये चुनाव होता है ना वो अनुपातिक मेथड से। देखिए चुनाव है ना 2 तरीके से होता है, और ये दोनों भी तरीके आप समझ ही लीजिए। एक होता है अनुपातिक मेथड। अब देखिए अनुपातिक मेथड क्या है, और एक होता है जिसको जितना वोट मिला उस हिसाब से। तो भारत में जो होता है ना सबसे ज़्यादा वोट के हिसाब से फैसला होता है। अब अनुपातिक में क्या होता है कि मान लीजिए 100 वोट है, 100% वोट है या 100 वोट है। मान लीजिए किसी पार्टी को 40% वोट मिला, किसी पार्टी को 35% वोट मिला, और किसी पार्टी को 25% वोट मिला। अब ये एक कंडीशन है। अब अनुपातिक में क्या होगा कि जितने भी सीटें हैं उसमें से 40% इस पार्टी को दे दिया जाएगा। मान लेते हैं ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है और ये सी पार्टी है, यानी कि टोटल सीट जितना है उसका 40% ए पार्टी को दे दिया जाएगा। जितना सीट है उसका 35% बी पार्टी को दे दिया जाएगा, और जितना सीट है
उसमें से 25% सीट जो है वो सी पार्टी को दे दिया जाएगा। ये आनुपातिक नियम है, आनुपातिक पद्धति का नियम है चुनाव में। ऐसा जो है इजराइल देश में होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। मान लेते हैं कोई भी विधानसभा सीट है जहाँ पे 100% वोट गिरा या 100 वोट गिरा। मान लेते हैं किसी ए पार्टी को 40 वोट मिला, बी पार्टी को 35 वोट मिला, सी पार्टी को 25 वोट मिला। तो भारत में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है वो जीतेगा, यानी कि 40 वाला जीत गया। लेकिन उसे 35 और 25 नहीं मिला है, यानी कि देखा जाए तो 60 वोट उसे नहीं मिले, फिर भी 40 वोट सबसे ज़्यादा वोट मिल गया है। तो इसके खामी भी है जो भारत में। खामी ये है कि मान लीजिए कि 60 लोग उसे नहीं पसंद करता है, फिर भी वो उस जगह का प्रतिनिधि है। तो ये खामी भी है भारतीय लोकतंत्र का। लेकिन अभी हमें खामी नहीं समझना, हमें समझना है कि क्या होता है। तो आनुपातिक जो है यही है कि राज्य में मान लीजिए डिफरेंट दल के मेंबर चुन के आए, तो जितने भी दल के चुन के आए मेंबर, उसके अनुपात में सीटों का बंटवारा हो जाता है, यानी कि अनुपात के हिसाब से। इसे ही कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। और एकल संक्रमणीय क्या, मान लेते हैं सबसे पहले देख लीजिए कि कोई राज्य है, तो राज्य में टोटल विधायक होंगे, तो टोटल जितने विधायक हो गए ये हो गया मतों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जो वोट है वो हो गया मतों की संख्या। इसे ही को कहते हैं। अब मान लेते हैं कि उस विधानसभा में या उस राज्य में 4 सीट खाली है, या मान लेते हैं 1 सीट खाली है। 1 सीट खाली है जहाँ पे 1 सीट राज्यसभा की खाली है, जहाँ पे वोटिंग होना है। और ये वोट कौन करेंगे, ये विधायक लोग वोट करेंगे। अब मान लेते हैं 1 सीट खाली है, लेकिन 4 पार्टी के लोग खड़े हैं। ए पार्टी के भी लोग खड़े हैं, बी पार्टी के भी लोग खड़े हैं, सी पार्टी के भी लोग खड़े हैं, डी पार्टी के भी लोग खड़े हैं। अब 4 पार्टी के लोग खड़े हैं, सीट एक ही है या एक से ज़्यादा है, जो भी हो, तो अब 4 पार्टी के हैं। तो मान लेते हैं इसमें सभी मत वोट करेंगे, यानी कि सभी वोटर्स वोट करेंगे, सभी विधायक। और ये जो विधायक होंगे वो सभी पार्टी के होंगे। तो ये क्या करेंगे, इन सभी पार्टों में वरीयता देंगे कि मैं फर्स्ट में इसको चुन रहा हूँ, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको, फोर्थ में इसको। या हो सकता है कि कोई फर्स्ट में इसको चुन ले, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको, फोर्थ में इसको चुने। तो इस तरह से ये संक्रमणीय कराया जाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, बी को सेकंड प्रेफरेंस दिया, इसको थर्ड और डी को फोर्थ प्रेफरेंस दिया। मान लेते हैं कि उसका ए जो कैंडिडेट है वो हार गया, तो इसका जो वोट है वो बी में जुड़ जाएगा। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भी किया जाता है। ये उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा। अच्छा, एक बात और समझिए कि 1951 में जनप्रतिनिधि कानून लाया गया था। इसके अनुसार राज्यसभा का कोई सदस्य हो या लोकसभा का कोई भी सदस्य हो, भारत का जो संसदीय निर्वाचक क्षेत्र है, जो मतदाता सूची है, उसमें उसे पंजीकृत होना आवश्यक माना गया। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां क्या है। देखिए, राज्यसभा की जो वित्तीय शक्ति है, वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक ही विचार कर सकता है। और यहाँ पे वित्त विधेयक पर जो सबसे ज्यादा शक्ति है वो लोकसभा को मिली हुई है। लोकसभा से वित्त विधेयक, जिसे हम धन विधेयक भी कहते हैं, वो पास होकर राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा उसे मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है या उसे उसमें पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। अगर 14 दिन के अंदर पुनर्विचार हुआ, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 14 दिन के अंदर स्वतः राज्यसभा से पास हो जाएगी। यानी कि वित्तीय शक्ति पे वो सिर्फ 14 दिन तक ही मालिक है। 14 दिन में अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो खुद ब खुद पास हो जाएगी। ये वित्तीय शक्तियाँ संबंधी उनके नियम है। संविधान संशोधन में भी उनकी शक्ति है, वो संविधान संशोधन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बात करें, अच्छा ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 368 जो है वो भारत में संवैधानिक संशोधन की बात करता है। प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बात करें तो ध्यान होगा कि लोकसभा जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर भी मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न कर सकता है। यानी कि राज्यसभा उत्तरदायी नहीं है, वो कंटिन्यूटी में चलेगा, लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनके विभागों के बारे में। अगर अन्य शक्तियों की बात करें तो चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाए, उसकी प्रक्रिया, इसमें है दोनों सदनों की अनुमति लेनी जरूरी होती है। ये कुछ शक्तियाँ हैं राज्यसभा की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट शक्ति है राज्यसभा की जिसके बारे में इसमें जिक्र नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि राज्य के मुद्दे पे, कोई भी मुद्दे पे
अगर संघ को कानून बनाना है तो इसकी जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा से ही शुरू होगी, यानी कि लोकसभा से शुरू नहीं होगी। अगर राज्य के मुद्दे पे अगर कानून बनाना है किसी विशेष राज्य के मुद्दे पे, तो ये जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा से ही शुरू होगी, राज्यसभा से शुरू होगी, राज्यसभा में पास होगी, फिर ये लोकसभा में जाएगी। ये इसका एक इंपॉर्टेंट खासियत है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा की। देखिए लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 है और अभी जो सदस्य संख्या है वो है 545। ध्यान रखिएगा ये जो संख्या है 545 ये 1971 की जनगणना के अनुसार लिया गया है, जिसमें से 543 प्रत्यक्ष मेथड से चुन के आते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव जहाँ पे जनता से डायरेक्ट चुनती है, और 2 जो है एंग्लो इंडियन जो है उसका निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये लोकसभा का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका कार्यकाल 5 साल होता है और ये इससे पहले भी भंग किया जा सकता है, जो 2000 से पहले बहुत बराबर देखा गया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसी के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली, क्योंकि लोकसभा में जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए वो काफ़ी ताकतवर है, इसे कानून बनाने का अधिकार है, और इसे जो है सबसे बड़ी बात कार्यपालिका को हटाने की भी शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है। और ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है, या उसकी जो जिम्मेदारी या उत्तरदायी है वो लोकसभा के प्रति है। अब देख लेते हैं इसके प्रमुख कार्य क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं संसद के प्रमुख कार्य। तो संसद का काम है कानून बनाना, आगे हम देखेंगे कि कानून किस तरह से बनता है। कार्यपालिका पे नियंत्रण रखना, वित्तीय कार्य है बजट को पारित करना। अच्छा ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, और लेकिन 112 के अंतर्गत बजट शब्द को पारित किया जाता है, और बजट के जगह पर वार्षिक वितरण अनुदान करके ये है शब्द है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट के शब्द नहीं लिखा गया। संविधान संशोधन करती है, निर्वाचन संबंधी कार्य को देखना, न्यायिक कार्य करना, प्रतिनिधित्व, बहस का मंच है, विदेश नीति पर नियंत्रण रखना, संसद के ही कार्य है, विचारशील कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोकसभा की शक्तियों की बात करें तो लोकसभा की जो विशेष शक्ति है वो है धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित कर सकती है, और राज्यसभा अगर उसे पुनर्विचार के लिए कहती है तो संशोधित कर भी सकती है और उसे अस्वीकार भी कर सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक जो है इंपॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद जो है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देख लेते हैं कि विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप क्या है, जो अनुच्छेद 107 से 112 में प्रक्रिया लिखी गई है। ध्यान रखिएगा कि विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है और एक गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक हमेशा सरकार के मंत्रियों द्वारा पेश किया जाएगा, और गैर सरकारी विधेयक है वो संसद का कोई भी सदस्य, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, वो पेश कर सकता है। ध्यान रखिएगा सरकारी विधेयक 3 हिसाब से हो सकते हैं, 3 प्रकार के, एक धन विधेयक, एक साधारण विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। ये वही धन विधेयक है जिसे वित्तीय विधेयक भी कहा जाता है, जिसमें राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है, यानी कि 14 दिन की शक्ति है सिर्फ। गैर सरकारी विधेयक सिर्फ साधारण विधेयक होगा या संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है, यानी कि धन विधेयक जो है गैर सरकारी या संसद का अन्य सदस्य जो मंत्री नहीं है वो पेश नहीं कर सकता है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज ध्यान यह भी रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो अंतिम फैसला है वो लोकसभा स्पीकर करेगा। अब देखिए विधेयक की प्रक्रिया क्या है, या बिल जो पास होगा उसकी प्रक्रिया क्या है संसद में। देखिए संसद में सबसे पहले बिल को लाया जाएगा और उस पर फर्स्ट डिस्कशन होगा, इसको ही प्रथम वाचन कहते हैं। प्रथम वाचन के बाद निर्णय लिया जाएगा और उस पर वोटिंग होगी। अगर बहस हो रहा है तो इसे द्वितीय वाचन के लिए लाया जाएगा, और इसका जो द्वितीय वाचन है वो समिति के स्तर पे होगा। यानी कि समिति के स्तर का इतना ही मतलब है कि मान लेते हैं कि लोकसभा में 545 मेंबर है, ठीक है। अब 545 में डिस्कस करना काफ़ी बड़ा मुद्दा हो जाता है, तो क्या किया जाएगा कि लोकसभा में मान लीजिए बहुत सारे दल है, तो उस दल के अनुपात से, उस दल के बहुत सारे दल है और बहुत सारे दल के मेंबर है, तो उसी मेंबर के अनुसार से एक छोटा सा समिति बनाया जाएगा, और उसमें उसी मेंबर्स जिस दल के जितने मेंबर है उसी के अनुपात में एक समिति बनाई जाएगी, और उस समिति में जो समिति छोटी होगी उस समिति में इस पर डिस्कशन किया जाएगा, उसमें क्या जोड़ा जाए क्या हटाया जाए इस पर डिस्कशन होगा, और डिस्कशन के बाद फिर से उस समिति की जो रिपोर्ट आएगी उसी बिल पे उसे फिर से सदन में पेश किया जाएगा। तो ठीक है, इस पर पेश किया जाएगा और फिर उस पर तृतीय वाचन होगा, यानी कि फिर से डिस्कशन होगा। फिर डिस्कशन होने के बाद इसे पास कर दिया जाएगा
और फिर पास होने के बाद ये दूसरे सदन में चली जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि पहले सदन में, चाहे वो पहला सदन कोई भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, अगर वो समिति में चली गई तो द्वितीय सदन में समिति में नहीं जाएगी। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अगर पहले सदन में समिति में नहीं गई है और डायरेक्ट पास हो गई है तो द्वितीय सदन में जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। इस चीज़ को क्लियर रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे द्वितीय वाचन में समिति स्तर है, लेकिन यहाँ पे दूसरे सदन में फिर से प्रक्रिया होगी, लेकिन यहाँ पे समिति में नहीं जाएगी, यहाँ पे डिस्कशन होगा और फिर यहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति उस बिल पे मिल जाएगी और तब ये कानून बन जाएगा और कार्यपालिका का काम होगा उसको क्रियान्वयन करना। अब देखते हैं संसदीय नियंत्रण के साधन क्या है। बहस और चर्चा होती है, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, स्थगन प्रस्ताव है। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति हो सकती है, वित्तीय नियंत्रण करती है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है और निंदा प्रस्ताव सरकार पे लाती है। तो ये है संसदीय नियंत्रण के साधन। अब देख लेते हैं संसदीय समितियां। देखिए संसदीय समितियां, संसद में बहुत सारी समितियां होती है, जैसे संसदीय समितियां है, वित्तीय समितियां है, कुछ अस्थायी समिति है, तो कुछ तदर्थ समिति होती है। तो देख लेते हैं कि संसदीय समितियां क्या करती है। देखिए संसद में बहुत सारे कार्य होते हैं, विभिन्न विधायी काम है, दैनिक कार्य है, उसके लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी रखती है संसदीय समितियां। वित्तीय समितियां क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोक लेखा समिति, देखिए भारत सरकार विभिन्न विभागों का खर्च होता है, भारत सरकार बहुत सारे पैसे खर्च करती है विभिन्न विभागों को, ये नियमानुसार हुआ है या नहीं हुआ है, ये काम लोक लेखा समिति देखती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत में लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता ही अध्यक्ष होता है, और वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता है, तो लोक लेखा समिति के नेता भी यही होंगे। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में यह देखा जाता है कि खर्च में कटौती या खर्च में किफ़ायती कैसे कर सकते हैं, यानी कि कोई काम अगर मान लेते हैं 10 रुपये में हो रहा है तो वो 9 रुपये में कैसे किया जा सकता है, लेकिन काम पे उसका प्रभाव न पड़े। समझ गए, यानी कि पैसा बेवजह खराब नहीं करना है, ये प्राक्कलन समिति देखती है। लोक उपक्रम समिति, देखिए भारत सरकार या भारत में सरकार जो है बहुत सारे जगहों पे पैसा लगा है उनका, बहुत सारे सरकारी संस्थानों में, जिसको बाद में अब क्या कर रही है सरकार, प्राइवेटाइज कर रही है। तो ये जो लोक उपक्रम में जहाँ पे सरकार को का पैसा लगा है, तो यह लोक उपक्रम समिति जो है यह देखती है और जांच करती है कि यह जो उद्योग है या व्यवसाय है वो कुशलतापूर्वक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सरकारी उद्योग के बारे में वो देखेगी और रिपोर्ट देगी। अब कुछ विभागीय स्थायी समितियां भी हैं, जैसे नियमन समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति, आश्वासन समिति। कुछ तदर्थ समितियां होती है जिनका गठन जो है ना समय समय पे जांच पड़ताल करने और रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कुछ तदर्थ समितियां भी होती है। संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संसद का सार्थक और अनुशासित होना, सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसे फिर से संशोधित किया गया। अब देख लेते हैं कि 52वां संविधान संशोधन था क्या। देखिए दल बदल होता क्या था, मान लीजिए कि आप किसी ए पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और बी पार्टी है। मान लेते हैं ए पार्टी की गवर्नमेंट है और बी पार्टी विपक्ष में है। ए पार्टी ने कोई बिल लाया, उस पर वोटिंग किया, लेकिन बी पार्टी के नेता ने कहा कि भैया इस बिल का हमको विरोध करना है, लेकिन इसके कुछ सदस्यों ने इस पर वोटिंग कर दिया, तो इसके कदाचार में नहीं आया, इसके अनुसार नहीं किया, तो इसे ही माना जाएगा कि भैया ये दल बदल है। तो ध्यान रखिएगा ये हुआ। बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अलग कर दिया गया कि मान लेते हैं, देखिए ये जीतने के बाद है, अगर चुनाव जीतने से पहले आपने अगर पार्टी बदल लिया तो ठीक है, दल बदल नहीं है। जैसे अभी यूपी चुनाव हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग दल बदल कर ले, ये ठीक है। लेकिन आप 2 साल पहले एमपी में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, उसने क्या कर दिया कि शिवराज सिंह चौहान को समर्थन देने के लिए इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अब इस्तीफा दे दिया तो इसे भी दल बदल नहीं कहा जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि कांग्रेस के जो 19 या 20 विधायक हैं, उन्होंने अगर शिवराज सिंह चौहान का सदन के अंदर ही अगर समर्थन कर देते तो इन पे दल बदल लग जाता है, क्योंकि यह है कांग्रेस के, और कांग्रेस के चुनाव इन पे जीत के आए और फिर जीतने के बाद दल बदल कर रहे हैं। तो इसके कारण दल बदल नियम लाया गया और इसे 10वीं अनुसूची में
डाला गया। देखिए मैंने एक अनुसूची का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था अपने चैनल पर, और पिछले वीडियो में मैंने लिंक दिया हुआ था जो इम्पोर्टेंट है, तो उसे अब देख लीजिएगा। तो और ये जो अयोग्यता है वो लोकसभा का अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष है, सदस्यता को अयोग्य ठहरा सकता है दल बदल के आधार पर। भारतीय संघात्मक सरकार 28 राज्य, ये 29 राज्य लिखा है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर संघीय शासन की स्थापना करता है, और हमारी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन, ध्यान रखिएगा, एनसीआर से कहा जाता है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था जो है एक समान नहीं है, कुछ राज्यों में एक सदनीय है तो कुछ राज्यों में द्विसदनीय है, तो टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदन है, जो हम आगे देखेंगे। राज्यों में जो कानून निर्माण का कार्य है वो विधानमंडल को दिया गया है, और यहाँ पे निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है, उस सदन विधान परिषद को कहा जाता है। सेम है जैसे राज्यसभा लोकसभा है, वैसा ही विधानसभा और विधान परिषद का कार्य है। अब देख लेते हैं द्विसदनीय राज्य कौन कौन से हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जो एक सदनीय है। देखिए याद करने का स्थिति एकदम है, मान लेते ये भारत है, ये काफ़ी खराब बन गया है भारत, मान लेते ये भारत है, ठीक है। अब इसमें स्थिति आपको पता करना है, तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे होगा, बिहार यहाँ पे, ये 2 उत्तरी में हो गया, पहले जम्मू कश्मीर भी था, अभी ये नहीं है। फिर आपका हो गया, आपको अब देखते रहिए, महाराष्ट्र यहाँ पे है, ठीक है, कर्नाटक यहाँ पे है आपकी स्थिति, आंध्र प्रदेश की स्थिति यहाँ पे है, और तेलंगाना की स्थिति यहाँ पे है। तो देख लीजिए ये 4 यहाँ पे हो गए और ये 2 यहाँ पे हो गया, तो ऐसे आपको याद रहेगा, ये द्विसदनीय राज्य है। विधानसभा की शक्तियाँ वही है जो लोकसभा की शक्ति है, विधायी कार्य शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, चुनाव संबंधी कार्य है, और संविधान संशोधन शक्तियाँ भी विधानसभा को मिली हुई है। अब विधान परिषद की शक्तियाँ कहते हैं तो वही जो राज्यसभा की शक्ति है, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति, वही देखिएगा जो राज्यसभा को ये शक्ति मिली हुई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।